नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं, नए कपड़ों के साथ, देश के कपड़ों के साथ, स्वदेशी कपड़ों के साथ। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है चीन क्या पीछे हटना भारत की जीत है। इस मुद्दे को लगभग 69% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इस चर्चा में मेरे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही बहस के दौरान हमारे साथ दर्शक भी लाइव जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे भारत की कूटनीति के आगे 70 साल पुरानी चीनी बीमारी का हिंदुस्तानी इलाज हुआ है। हिंदुस्तान की चौतरफा घेरेबंदी के आगे फेल हुई चीन की सारी चालबाजी। एक बार फिर हिंद के वीरों के सामने चीन ने अपने घुटने टेके। कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीन ने अपने कदम वापस खींचे। गलवान में चीन ने पीछे हटने के लिए सहमति देने के बावजूद विश्वासघात किया, भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया। उसे उम्मीद थी कि अपनी इस हरकत से वो भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के वीरों ने चोट खाने के बावजूद जिस बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों को खदेड़ कर मारा, उसने चीन को दहला कर रख दिया। गलवान की हिंसक झड़प के बाद आखिर चीन को भारत की सैनिक और कूटनीतिक घेराबंदी के आगे झुकना ही पड़ा। गलवान में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कब्जा करने की कोशिश में चीन अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गया और उसे अपने कदम खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कल जिस तरीके से कोर कमांडर्स की बैठक हुई थी, उसके बाद ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो चीन है वो डिसएंगेजमेंट के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। हमारी पैंगोंग लेक है, उसके पास जो फिंगर्स हैं, चीन सीधा वहाँ पर फिंगर 8 से उठ के फिंगर 4 पर पहुँच गया था। फिलहाल चीन जो है वो इस बात के लिए मान गया है कि वो वापस जो उसकी जगह थी वो वहाँ पर चला जाए। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद अलग अलग स्तर पर हुई वार्ता के बाद चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। जानकारों के मुताबिक चीन गलवान के विवादित पॉइंट्स से हटने के लिए तैयार हो गया है। इसके तहत चीनी सेना पॉइंट 14, 15 और 17 से पीछे हटेगी ताकि 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल हो सके। माना जा रहा है कि चीन के दबाव के बावजूद भारत अपने रुख पर अड़ा रहा। इसके लिए भारत ने सीमा पर अपनी सैनिक ताकत तो बढ़ाई, कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल कर चीन को अलग थलग भी किया। सीमा पर सेना को एक्शन लेने की खुली छूट दी गई। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर बायकॉट चाइना की अपील ने भी चीन पर दबाव बढ़ाया। इस चौतरफा घेराबंदी की वजह से चीन को आखिर अपने कदम वापस खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि वो विवादित क्षेत्रों से पूरी तरह से न हट जाए। जो भी एग्रीमेंट हुई है उसका जो भी पार्ट चीन ने प्ले करना है, पहले उसको वो पूरा करे। पहले पूरा इलाके को खाली करे, वहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसको डिसमेंटल करे और उसके बाद ही भारतीय सेना को अपने इलाकों से हटना चाहिए। इससे पहले डोकलाम में भी भारत चीन को मुंह की खाने के लिए मजबूर कर चुका है और अब भारतीय रणनीति ने पूर्वी लद्दाख के गलवान में भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चीन पर भारत की बड़ी जीत है और देश की बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो देश की बहस में आप भी लगातार जुड़े रहिए। देश की बहस में हमारा आज का सवाल हमारा है कि क्या चीन का पीछे हटना भारत की जीत है? ए जवाब हाँ है और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर आप जा सकते हैं, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर आप ट्वीट कर सकते हैं, न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि कार्यक्रम के दौरान अगर आपको लगता है कि आपकी कोई राय है या आपका कोई सवाल है तो जरूर मुझे भेजें, हम उसे इसी कार्यक्रम के दौरान शामिल कर सकते हैं। अगर आपका सवाल अच्छा हुआ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711 002266। बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज के डेवलपमेंट को बताऊं उससे पहले बता दूं कि हमारा आज का पैनल कितना बड़ा और कितने बेहतरीन लोगों का है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अचल मल्होत्रा जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल के सिन्हा साहब जुड़ गए हैं जो कि एक रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं और मेजर जनरल रह चुके हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। भैया तस्वीर भी दिखाइए। जी हाँ, सब आ गए हैं, सभी का स्वागत है। और मेरे साथ मेरे परम मित्र
अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। खबरों को आगे बढ़ाऊं उससे पहले देखते हैं कि आज भारत और चीन को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुए। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। गलवान में भारत और चीन के बीच हुई तनातनी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सही तरीके से स्थिति को संभाल नहीं सकी है। Since April-May 2020 till date, Chinese troops have committed brazen transgressions into our territory. There is a growing feeling among the people that the government has gravely mishandled the situation. इसी बीच राहुल गांधी ने सरकार पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले जारी रखे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया था। आज उन्होंने शाम को फिर एक नया ट्वीट किया और एक नए विवाद को जन्म दिया। उसी पर बहस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले राहुल गांधी ने इस ट्वीट में कहा क्या है। चीन ने हमारी जमीन ली है, यानी छीन ली है। भारत इसे वापस लेने के लिए बात कर रहा है। जो डिस्कशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। चीन कह रहा है कि यह भारतीय जमीन नहीं है। पीएम ने सार्वजनिक तौर पर चीन के दावे का समर्थन किया है। पीएम देश और भारतीय सेना के साथ न खड़े होकर चीन के साथ क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वो चीन के साथ खड़े हैं। चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, चर्चा को खोलता हूं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के इस ट्वीट के बारे में? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के साथ नहीं चीन के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बुद्धि विकसित हो ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। चीन के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं इस बात पर, इसी में अचल मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं, के सिन्हा जी बैठे हुए हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। किसी को विश्वास होगा राहुल गांधी ने एक दिन कहा, उनका बयान आया कि प्रधानमंत्री जी छिप गए हैं। प्रधानमंत्री जी छिपे हुए थे क्या? संभव है क्या? भारत के प्रधानमंत्री जब सबसे दारुण समय था 1962 का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी छिपने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। रोए जरूर थे वो, केनेडी को रो रो कर पत्र लिखा था, ये सत्य है, इतिहास है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को, संप्रभु भारत के प्रधानमंत्री को छिपना पड़ेगा, ये राहुल गांधी की कल्पना हो सकती है। उनकी बाल विधि के विकास का संकट हो सकता है, सत्य नहीं है। इस सत्य को पूरा देश जानता है। अभी आप ही अपनी स्टोरी में, जहां आपके संवाददाता भी लेह लद्दाख की तरफ है, तमाम रक्षा विशेषज्ञ में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, ऐसी पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यहाँ चीजें छिपाई नहीं जा सकती, ढकी तुपी नहीं जा सकती। यहाँ हर बात सबके सामने आनी ही आनी है। ठीक है, सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने कमेंट अगर छोटे छोटे रखें, हमारे पास बहुत समय है, 1.5 घंटे का समय है। सीधे अनुराग भाई के पास चलता हूँ। अनुराग भाई, आप भी राहुल गांधी की बात को इंडोर्स करेंगे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस तरह की बातें आपस में कर रही है, जैसे लगता है कि उनको राष्ट्र से कोई लेना ही देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर पे आरोप, मतलब कांग्रेस और बीजेपी का खेल हो रहा है। राष्ट्र कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ। भाई, आपकी असफलता 1962 से लेकर 2013 तक कांग्रेस वही बातें करती थी जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 2014 के बाद से आप जब चाइना का जब ये मसला हुआ है, तो अब कांग्रेस वो बातें कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे 2013 में करती थी। तो ये दोनों लोग मिलके राष्ट्र की तो बात कर ही नहीं रहे। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, ये शायद भूल गए हैं। पद से, व्यक्ति से, दल से सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। और आलोचना और इनको निंदा में फर्क समझना चाहिए दोनों पार्टियों को। आलोचना लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। हम आलोचना कर सकते हैं सरकार की, सरकार के कामकाज की आलोचना कर सकते हैं, आलोचना को निंदा ना समझा जाए। हम ये कह सकते हैं कि चाइना के मसले पे हमारी सरकार फेल हुई है, क्योंकि इसलिए फेल हुई है कि आपकी कूटनीति फेल हुई है। और जब आपको आदरणीय नेताजी जब सदन में खड़े होकर 2017 में आपको बता रहे थे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे संभल के रहना है, बच के रहना है, ये बीच में सुरा भोंकता है, तब आपको समझ जाना चाहिए था। तब आपको झूला झुलाने वाली प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए थी ना। आपको 5 बार जाके 18 बार मिलना चाहिए था, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये दुश्मन देश है। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्र की बात हो। ठीक है अनुराग भाई, वैलिड पॉइंट, ये राष्ट्र की बात करते हैं। और बड़े मजेदार बात है कि ये सुन लीजिए,
संक्षेप में रखते हैं, मजा आएगा। सीधे यही सवाल लेके प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, कहाँ गई आपकी राष्ट्रनीति? नेताजी बता चुके थे आपको, लेकिन अब तो कूटनीति भी फेल है, आपकी राजनीति भी फेल है और सैन्य नीति भी फेल है। अनुराग भाई, छोटा छोटा रखे प्लीज, छोटा छोटा रखे, बहुत वक्त है हमारे पास। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आप जिस नीति की सबसे अधिक निंदा कर रही थी, विपक्ष ने जिस नीति की सबसे अधिक निंदा की, वो नीति थी कि 15 और 16 की रात में हमारे जो लोग हैं वो सशस्त्र होकर क्यों नहीं गए और हथियारों का प्रयोग नहीं किया। ये संधि किसने की थी? मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। क्या ये सत्य है कि नहीं है? अरे संधि मुलायम सिंह यादव जी के रक्षा मंत्री के कार्यकाल में, देवेगौड़ा जी के कार्यकाल में संधि हुई थी कि नहीं हुई थी? मुझे मत मारो, एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जब आप पे हमला करेंगे आपको बाप से हमला करना पड़ेगा। 43 को मार गिराया, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी सशक्त है, फौज पे क्वेश्चन उठाइए। अरे फौज हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फौज है। काम करने से सत्य जो है उठाइए और फौज के पीछे मत छुपिए। हिंदुस्तान की फौज जब लड़ेगी जीतेगी। हिंदुस्तान की फौज में बहुत ताकत है। आप हिंदुस्तान की फौज पे क्वेश्चन उठाते हैं। श्रीमान मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान की फौज पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। हिंदुस्तान वो फौज है जो किसी को घर में घुस के मार सकती है। आप हिंदुस्तान की फौज पे क्वेश्चन उठाइए। आपकी कूटनीति फैल है, आपकी विदेश नीति फैल है, आप विदेश नीति में फैल हुए, ये बताइए आप देश को। वो नहीं बता के पक्ष में खड़ा हूं, आप अंधकार के पक्ष में खड़े हैं, मैं जो देश के पक्ष में खड़ा हूं, राष्ट्र के पक्ष में खड़ा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। श्री मुलायम सिंह यादव क्या वो रेड्डी करने वाले रक्षा मंत्री नहीं थे? मेरा प्रश्न बताइए, सत्य है कि नहीं है? हम खड़े दिखाई करके सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। प्रेम शुक्ला जी, आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ। 1996 में ही वो संधि हुई थी कि 2 किलोमीटर एलएसी के इस तरफ या उस तरफ हम सेना का इस्तेमाल या हथियारों का इस्तेमाल हमारी सेना नहीं करेगी। ये सत्य है कि मुलायम सिंह यादव जी माननीय उस वक्त रक्षा मंत्री थे, नेताजी। ये सत्य है कि नहीं है? ये संधि हुई थी नेताजी के टाइम, नहीं हुई थी? बताइए। सुनिए, हाँ मुझे सुन तो लीजिए, लेकिन उसी समय आपको याद होगा, उसी समय आपको यह भी याद होगा कि चाइना की सेना 1 किलोमीटर हमारे अंदर घुसा और आदरणीय नेताजी ने 4 किलोमीटर सेना को पीछे भेजा था। ये वही नेताजी थे, रक्षा मंत्री थे। शायद आप ये भूल गए हैं। आप देख लीजिए, आपके पास होगा रिकॉर्ड में, 4 किलोमीटर तक पीछे ढकेला था। इसलिए हम सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। हमारी फौज सबसे बड़ी फौज है, सबसे बहादुर फौज है। क्योंकि मैं खुद फौजी का बेटा हूं। 1962 की लड़ाई हमारे फादर ने लड़ी है, इसलिए फौज का दर्द हम समझेंगे। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं, बहस को आगे बढ़ाता हूं। मुझे के सिन्हा जी के पास जाना। अनुराग भाई, छोटा छोटा रखते हैं, आसान रहेगा, बहुत टाइम है हमारे पास। दिल खोलकर बहस करेंगे, दिल खोलकर बहस करेंगे, और ये देश की बहस है। मैं सबसे पहले हमारे दर्शक को लाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा सीधे। अभिषेक दुबे जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी का यह दावा है कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। अभिषेक दुबे जी से जुड़ूंगा, फोन उनका कट गया। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी उस सरकार के अंदर शामिल थे जिसमें मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि भाई चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। क्या विवेक श्रीवास्तव जी चाइना को भारत का दुश्मन नंबर 1 आज मानते हैं? दुश्मन नंबर 1। सुनिए, अब आप रिश्ते ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते हैं। अरे दुश्मन दुश्मन होता है सर। बीजेपी आपकी दुश्मन है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे 20 सैनिक मार दिए। आप सुनिए पहले, क्या चाइनीज हेड के साथ गुजरात में जब प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे तो दुश्मन के साथ झूला झूल रहे थे? ऐसे नहीं होता है सर। एनडीए में तो यही पढ़ाया जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और देश को भी पता है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव को नहीं पता है चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। बात को नहीं, शायद नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता है, तभी वो चाइनीज के साथ बार बार मीटिंग कर रहे थे 6 साल से। दुश्मन कोई नहीं होता, दोस्त कोई नहीं होता। राजनीति के अंदर पड़ोसियों के साथ खट्टे मीठे रिश्ते चलते हैं। वॉर गलत चीज है, युद्ध नहीं होना चाहिए। शांति वार्ता कोर कमांडर्स की कल हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। शांति आगे बढ़े, चाइना है इसलिए स्वागत कर रहे हैं ना। अमेरिका होता आप बोलते सेना चढ़ा दीजिए। चाइना आपका आइडियोलॉजिकल सपोर्टर है, आप वहां से पूरी बुद्धि लेते हैं, बुद्धि, इसीलिए आप उसको दुश्मन नंबर 1 नहीं बोल रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अब मैं ऐसा कहने लगूं कि हर पूंजीवादी, हर कैपिटलिस्ट देश का अमेरिका का एजेंट है और भारत के साथ नहीं है, ये गलत बातें हैं।
कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई पर कैपिटलिस्ट हो आपको सकता है, चीन को लेकिन भारत अंत का में दुश्मन हमारी नंबर 1 लॉयल्टी बोलने इंडिया के साथ में है। दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए। चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है कि नहीं? जनरल सिन्हा बताइए, चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है कि नहीं? जनरल मैं सिन्हा आपको कह रहा हूं कि दोस्त दुश्मन नहीं होता कोई। और सुनिए, मुलायम सिंह जी ने जो किया वो बहुत बढ़िया था। अगर वो ट्रीटी नहीं हुई होती और वहां पे असला और बंदूकें अलाउड होती तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज होती। अच्छा, आप देखिए जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगा इस पॉइंट पर भी। जनरल सिन्हा देखिए, अगर गोली चल गई होती तो ज्यादा कैजुअलिटी होती। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं जो किया वो बहुत अच्छा। आप सर, ये आवाज तो बीजिंग से उठनी चाहिए पर दिल्ली से उठ रही है। चल जाती ये आवाज तो बीजिंग से उठनी चाहिए, दिल्ली से उठ रही है। जनरल सिन्हा आइए आप। ये चीन को दुश्मन नंबर 1 नहीं करेंगे। हमारी आवाज दिल्ली से उठ रही है और दोनों तरफ कैजुअलिटीज होती है। हमारे भी सिपाही मारे जाते हैं। आवाज को दबा सकता हूँ। लाल सलाम भाई मेरे, लाल सलाम, लाल सलाम। शांत हो जाए। आप चीन के पक्ष रख रहे हैं इसलिए लाल सलाम कर रहा हूँ आपको। चुप हो जाए। देखिए, नहीं, मैं भारत का पक्ष रख रहा हूँ और लाल सलाम भारतीयों के लिए है। आप चीन को नंबर 1 दुश्मन बोलने से मानते नहीं और कहते हैं भारत का पक्ष रख रहा हूँ। आपको लाल सलाम। सर, आप चीन के साथ ट्रेड करते हैं, आपके यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट बिकते हैं। 80% सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चाइनीज कंपनियों का निवेश है। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है? ठीक है विवेक भाई, जनरल सिन्हा को सुन लेते हैं प्लीज। जनरल सिन्हा बोलिए प्लीज। मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं, जनरल साहब आपसे एक सवाल है। जनरल साहब आपसे एक सवाल है। इनके सवाल का जवाब, अगर जवाब दे पाए। दुश्मन के साथ मेरा कोई सवाल का जवाब नहीं। आप सवाल सुन लीजिए। आप बोले हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 80% चाइनीज प्रोडक्ट का सर्कुलेशन है। आप उसको दुश्मन कैसे कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं पहले आपको बोलना पड़ेगा चाइना दुश्मन नंबर 1 है, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आप भारतीय हैं और अगर आप में भारतीय होने का गर्व है तो बोलिए चाइना देश का दुश्मन नंबर 1 है। अगर आप भारतीय हैं और अगर आपका भारतीय होने पे गर्व है तो चीन के समर्थन में मत खड़े होइए। बोलिए चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है। मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अरे आप एक नागरिक हैं, प्रधानमंत्री से पहले नागरिक बताता है और प्रधानमंत्री नागरिक चुनता है। दुश्मन के साथ किया जाता है। शर्म आती है आपके दफ्तर में, आपके टेबल पे चाइनीज मोबाइल पड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं चाइना को दुश्मन। चाइना नंबर 1 दुश्मन है। एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ये बोल नहीं सकते। शर्म आती है के साथ आपके साथ मैं डिबेट कर रहा हूं। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री 6 साल तक गले क्यों मिल रहे थे फिर? क्योंकि आप ऐसे दुश्मन यहाँ देश के अंदर मौजूद है। जवाब से क्या कर रहे थे? सलाम, क्या आप चाइना से नहीं मिल रहे थे? क्या आप चाइना से व्यापार नहीं कर रहे थे? क्या आप चाइना से संधि नहीं कर रहे थे? क्या आप चाइना से ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे? आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको उनके मैं तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य नहीं है। मेरे विवेक भाई, मैं भाई भी नहीं कर सकता आपको। जब आप देश के दुश्मन को दुश्मन नहीं कर सकते, जब देश की सीमा में 20 जवान अपनी शहादत देके हंसते हंसते चल गए, उस एग्रीमेंट को मानते रहे जिस एग्रीमेंट को आप लोगों ने बनाया, एक झूठा एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को मान करके उनकी शहादत, उनकी बलिदानी का कोई उसका एक हिसाब हो सकता है? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह के सिन्हा, जनरल सिन्हा साहब, डॉक्टर राजेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हैं, वो चीन को दुश्मन नंबर 1 नहीं मानते हैं। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री से पूछो, क्या राजेंद्र जी चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं? राजेंद्र जी बताइए, खुल के बताइए। जी बिल्कुल, चीन हमारा शुरू से दुश्मन रहा है और सन 62 में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चीन के पास चला गया। आज तक वो उसी के पास है और हमारे जो सशक्त प्रधानमंत्री इस समय देश में हैं, वो मुझे उम्मीद है कि ये उस हिस्से को भी वापस लेके आएंगे और 1 इंच भी जमीन चीन हमारी ले नहीं पाएगा। ठीक है राजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। ये देश की भावना आपने बताई है। विवेक श्रीवास्तव जी, अब बोल दीजिए कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है। क्यों प्रेम है लेफ्ट के नेताओं को चीन से इतना? क्यों प्रेम है बताइए, क्यों प्रेम है? नहीं, मैं तो पहले अपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का इंतजार करूंगा। 6 साल तक झूला झूला है उन्होंने चाइनीज के साथ।
80% प्रोडक्ट हमारे देश में चाइनीज भर दिए हैं, तो प्रधानमंत्री दीपक जी, मुझे आप नहीं बोलेंगे, मुझे आपकी देशभक्ति पर संदेह है प्रेम शुक्ला जी, मुझे इनकी देशभक्ति पर संदेह है। अचल जी के पास जाओ, उससे पहले प्रेम शुक्ला। विवेक श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न है। विवेक श्रीवास्तव जरा सुन लीजिए 10 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव जी ने एक प्रश्न किया कि हम चूंकि भारत जो है चीन से बहुत सारा माल लेता है, इसलिए वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। आप फर्ज कीजिए कि एक दुकान से आप माल खरीद के ले आते हैं, बाद में आपको पता लगता है कि वो आपके घर में चोरी करता है, आपका शत्रु है, तो आप चूंकि उसके ध्यान से दुकान से माल ले आ रहे थे, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे, उसको चोर नहीं मानेंगे, उसको चोर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताइए ना कृपा करके, छोटा सा। अरे साहब लीजिए, अरे चोर जब पता लगे चोर है ना, क्यों चोर बोलने में क्या, और आपकी चोर को चोर बोलने में विवेक जी क्या कहें? आपकी एक देश, अरे मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, चोर को चोर कहने में क्या कष्ट है? विवेक श्रीवास्तव जी कैसे भारतीय है, कैसे भारतीय है? पार्टी से पहले राष्ट्र होता है। कैसे भारतीय जो आप चीन को दुश्मन नंबर 1 नहीं बता रहे? कैसे भारतीय हैं आप जो चीन को दुश्मन नंबर 1 नहीं बता रहे? घबराइए मत। कैसे भारतीय हैं आप? विवेक जी पूछ रहा हूँ, कैसे भारतीय हैं आप जो दुश्मन को दुश्मन नहीं कह सकते? मुझसे आप सुनिए पहले। सिर्फ आइडियोलॉजिकल कारणों से, सिर्फ वैचारिक कारणों से। केवल चाइना इनसे नहीं डरता। भाई डरिए मत मुझसे, चाइना इनसे नहीं डरता। भाई डरो मत, 30 सेकंड बोलने दो। सुनिए विवेक भाई रुके रहिएगा, 5 मिनट और रुकेगा ब्रेक के बाद। मुझे एक ब्रेक लेना है, मजबूरी है कमर्शियल की। उसके बाद विवेक श्रीवास्तव से फिर बहस शुरू होगी, जब तक वो बोलेंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं चीन की चालाकी और चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन हमारे यहां कुछ लोग क्यों अनजान हो जाते हैं। लेकिन इस बार चीन को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ गया। 70 साल की चीनी बीमारी का इस बार ऐसा हिंदुस्तानी इलाज हुआ है कि चीन आगे से कभी भी हिंद की सीमा में शायद घुसपैठ की कोशिश ना करे। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमारे सेना प्रमुख जनरल नरवणे सेना के अस्पताल में लेह में उन सैनिकों से मिल रहे हैं जो सैनिक वहां पर वीरता के साथ चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे थे। 43 सैनिकों को मार गिराया, 15 से ज्यादा सैनिकों की रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ दी गई, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पर हमला हो गया था चिपकर। इसीलिए, और दूसरी तरफ चीन की भी एक तस्वीर है जो आपको यहां पर नहीं दिखेगी। चीन की वो तस्वीर यह कहती है कि चीन ने अपने सैनिकों की शहादत की खबर उनके परिवार वालों तक को नहीं दी, उनके परिवार वालों तक को नहीं बताया। चीन के 43 से ज्यादा, 43 से 50 सैनिक शहादत पा चुके हैं। उनके घर वालों को उनकी आखिरी चीजें किश्तों में दे रही है चीनी सेना। इससे आप देश कहेंगे। सीधे चलता हूं अचल श्रीवास्तव जी के पास। अचल श्रीवास्तव जी एक तरफ, अचल मल्होत्रा जी के पास सीधे चलता हूं। अचल मल्होत्रा साहब और RSN सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। अचल मल्होत्रा साहब, आपसे जानना चाहूंगा चीन की नीयत के बारे में। हमारे 20 सैनिक मारे गए, पूरे राष्ट्र ने सम्मान दिया, पूरे राष्ट्र ने सलाम किया, पूरे राष्ट्र ने एक स्वर में कहा कि आपकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चीन अपने मरे हुए सैनिकों की तरफ बारे में बात ही नहीं कर रहा, उनके घर वालों को उनके शव नहीं सौंप रहा। ये खबरें वहां से लगातार आ रही हैं। ये चीन का कैसा रवैया है? ये देश है या क्या है? क्या कहेंगे अचल मल्होत्रा जी आप? दीपक जी, इस पे कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे दो देशों के पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम जो है एक लोकतंत्र हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और जहां तक चाइना और साथ साथ पाकिस्तान के भी सवाल है, वो इन विषयों पर हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, छुपाते हैं, और पाकिस्तान तो अपने आतंकवादी जो भेजता है उनको डिसऑन कर देता है, उन्हें क्लेम भी नहीं करता। और जहां तक चाइना का सवाल है, उनके यहाँ उइगर कैंप्स में क्या हो रहा है, एजुकेशन के नाम पे मुसलमानों को कैसे सताया जा रहा है वहां पे, आप ये सब चीजें कोई खुल के थोड़ी सामने आती हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र में ही इस बात की आजादी दी गई है कि आप राष्ट्र हित के मुद्दों पर भी जो है सवाल उठाएं। ये ऐसा क्लोज डोर सिस्टम जो चाइना में फॉलो किया जाता है, किसी हद तक पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है, वहां इन बातों की इजाजत नहीं मिलती है, और ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी की हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने दोस्त और दुश्मन पे बहुत बड़ी बहस करी थी थोड़ी देर पहले। एज ए फॉरवर्ड डिप्लोमेट मुझे बहुत संक्षेप में बोलने दीजिए।
देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। कुछ परमानेंट होता है तो राष्ट्र हित होते हैं। कल जो हमारे दोस्त थे आज हमारे दुश्मन है, आज जो हमारे दोस्त हैं कल वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। अमेरिका 1971 में पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, रशिया हमारे साथ एकदम सामने जुट के खड़ा हुआ था। आज रशिया को चाइना और इंडिया के बीच में तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसे सपोर्ट करे या किसे नहीं, तो वो न्यूट्रलिटी का वो ले रहा है। तो जहां तक चाइना का सवाल है, वो दुश्मन है या नहीं, डेफिनेटली वो हमारा आज की तारीख में बहुत बड़ा एडवर्सरी है। पिछले कुछ समय से बहुत से मनमुटाव आए हैं भारत और चाइना के रिश्तों में। चाइना ने बहुत जगह टांग अड़ाई है। हमारा सर, आप डिप्लोमेट हैं अचल जी, पूरे सम्मान के साथ, आप एक राजनयिक हैं। राजनयिक को बड़े संभल के बोलना पड़ता है। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि कॉलम और फुल स्टॉप के बारे में भी सोचना पड़ता है एक राजनयिक को, लेकिन एक नागरिक के तौर पर मैं 100% ताल ठोक के बोलता हूं कि जब मैं डिप्लोमेसी रिपोर्टिंग पढ़ रहा था तब हमें यह बताया गया समझने के लिए एक पत्रकार के तौर पर कि अगर आपको दो दुश्मनों को तय करना है तो चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2। सीधे आर एस एन सिंह साहब के पास चलूंगा। आर एस एन सिंह साहब, मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, चीन भारत का कितना बड़ा दुश्मन है? और हमारे जो वामपंथी साथी है विवेक श्रीवास्तव, वो उसको दुश्मन मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ होता ही नहीं है। अभी अभी मेरे एक दर्शक का मेरे पास मैसेज आया है निगड़ी पुणे से, दीपक कुलकर्णी लिखते हैं, विवेक जी आपके लिए है, विवेक जी आपके लिए है। उनका यह कहना है कि चीन नहीं, इस देश के दुश्मन नंबर 1 वामपंथी हैं। आरएसएन सिंह साहब, आपका जवाब, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा और प्रेम कुमार जी के पास और अनुराग भाई के पास। नहीं, आप जब से वहाँ पे ये माओ का टेक ओवर हुआ लॉन्ग मार्च के बाद, और उसके बाद से पूरी जो आप पृष्ठभूमि देख लें, तो मैं आदरणीय जितने ये डिप्लोमेट्स हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक भी कोई ऐसा पीरियड बता दें जबकि हमारे बिनाइन रिलेशनशिप थे चाइना के साथ, और वो संबंध तो उसी समय बिगड़ने लगे जब उन्होंने तिब्बत पे इन्वेड किया और सरदार पटेल की आप चिट्ठी पढ़ने 1950 की। सर, हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा चाइना के साथ होता है। उसके बाद उन्होंने तुरंत आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, वॉर किया, और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी, मैं चाइनीज सोशल मीडिया पे इसको ट्वीट कर दूंगा, पर अभी सिंह साहब को बोलने दीजिए। विवेक भाई प्लीज, सिंह साहब। नहीं, आप बताइए ना साहब, अचल मल्होत्रा जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होते, चाइना लगा और पड़ोसी देशों में खटास भी आती है। तो जैसे कल कोर कमांडर्स की सर, मुझे पता है आप दिल्ली से नहीं बीजिंग से बोल रहे हैं, पर एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे पता है आप दिल्ली से नहीं बीजिंग से बोल रहे हैं। आरएसएन सिंह साहब प्लीज। सही बोल रहा हूं। आरएसएन सिंह साहब, अचल मल्होत्रा जी ने इतनी अच्छी बात कही है, आप लोगों को चुभ रही है। बस सुनिए साहब, नो परमानेंट एनिमी, सुनिए और भारत का किसी पड़ोसी से नहीं बनती। तो फिर आपका परमानेंट एनिमी बीजेपी क्यों है? आपका परमानेंट एनिमी बीजेपी क्यों है? उसके लिए भी क्यों नहीं बोलते? आपका परमानेंट एनिमी बीजेपी क्यों है बताइए? उसके लिए क्यों ब्लैक एंड व्हाइट में रिश्ते होते हैं? बोला था, बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है और हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है इस पे। क्यों हमारा एनिमी है? और ये ज्ञान अभी हमको इस वक्त पे ये ज्ञान नहीं चाहिए। ये ज्ञान कृपया अपने पास भाई कहिए, ये क्या ज्ञान अपने पास रखें। देखिए, हम उस विचारधारा के हैं कि ये जो आप ये टेंशन जो देख रहे हैं, मैं हिंदुस्तान से गुजारिश करूंगा, मुझे बताइए बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, किस पड़ोसी से हमारा कर्तव्य है। विवेक भाई प्लीज, आरएसएन सिंह साहब को कंक्लूड करने दीजिए। सिंह साहब का ऑडियो। साउथ एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश आप खत्म हो जाओगे, आप इंडियन ओशन में खत्म हो जाओगे। तो ये लॉर्ड पामस्टन वाला जो ये है ना, ये हर चीज को आप ना अंग्रेजों का बोली हुई चीज ठोक देते हो कहीं पे लाके। ये कौन सी प्रवृत्ति है भाई? वो तो हमने भी पढ़ा है, वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव, बट जब से ये कम्युनिस्ट चाइना बना है, आप बताइए एक वक्फा भी बता दीजिए पूरे ये बायलैटरल रिलेशंस के हिस्ट्री में, जबकि हमारे रिश्ते सुहादपूर्ण रहे हैं।
आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपकी जमीन के छाती चीर के जा रहा है और आप कहते हैं वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव नॉट परमानेंट एनिमीज। आपके 20 लोग मर गए, देन यू से वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव नॉट परमानेंट एनिमीज। पूरे साउथ चाइना सी को वो क्लेम कर रहा है एंड यू से वी हैव नो परमानेंट एनिमीज। इंडियन ओशन में आपको चैलेंज कर रहा है और आप कह रहे हो वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। आपने पूरा नक्सलिज्म बढ़ाया और अगर आपके कोई पड़ोसी है तो उससे लड़ाई करना उचित है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे पता है आपको बीजिंग को खुश करना है, आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को खुश करना है, आपको पीएलए को खुश करना है। एक मिनट, दर्शक की आवाज सुन लेते हैं। राजेश मणि गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश मणि जी, क्या लगता है आपको? विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है। राजेश मणि को गोरखपुर में बैठ के क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से विवेक जी बोल रहे हैं जो वो गलत बोल रहे हैं। पूरा देश जो ये कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि ये चीन नंबर दुश्मन 1 है और हम जैसा भी देखते हैं पाकिस्तान की अपेक्षा भी चीन हम दुश्मन नंबर 1 है। चीन जिस तरह का काम कर रहा है और निश्चित रूप से हमको उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैं श्रीवास्तव जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो इससे वो बातें कह रहे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। और चीन को जैसे भी कहा जा रहा है, आप तब चाइना दुश्मन नहीं दिखता आपको, कहीं पढ़ने को मिला या कहीं देखने को मिला, जब आप चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल कि चीन नंबर 1। अरे विवेक भाई, वो तो हमारे दर्शक हैं, उसी तरह का जनता जनार्दन है जो वोट देती है, उनकी बात तो सुन लीजिए। चाइना के साथ अरे चाहे दर्शक हो तो उनसे बोलिए पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, निश्चित रूप से फॉलो करें, देश आत्मनिर्भर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, जनरल सिन्हा, और देश को तरक्की कराइए पहले। मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चले तो बर्बाद हो जाएं, क्या चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव बताइए? जनरल सिन्हा, फिर अनुराग श्रीवास्तव, तभी तरक्की करोगे। देखिए जरा इन्हें चुप करा दे, बहुत इन्होंने पक्ष रख दिया चाइना का। सर आपकी क्या आवाज जाएगी जी? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर उसने आपकी जमीन दबा दी। 70,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल को आप क्लेम करता है, वो आपका नंबर 1 एनिमी नहीं हुआ? आप उसको कहेंगे कि वो हमारा दोस्त है? ये कौन सा डिबेट में माने कौन सी ये बिंदु है जिसके ऊपर डिबेट हम करें? अरे भाई, जो आपके घर को तोड़ना चाहता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपसे लेना चाहता था, उसने वहां इंसर्जेंसी लाया। पूरे कम्युनिज्म के अंदर रेड कॉरिडोर बना हुआ है। रेड कॉरिडोर का मतलब है कि आपका वो जो लाल सलाम वाली बात होती है, जिनके लोग बैठे हैं यहां पर, वो रेड कॉरिडोर के ऊपर में आपको देश को तोड़ना चाहता है। फिर आप कहते हैं कि नंबर 1 एनिमी नहीं है। देखिए, इसकी आगाज जब हुई थी जब हमने फौज ज्वाइन किया आज से 40 साल पहले, तो हमारे पास 2 पैम्फलेट मिलती थी। उसमें 2 पैम्फलेट में होता था नर्क आर्मी, चंडाल आर्मी। चंडाल आर्मी कहा जाता था चाइना के आर्मी को, और नर्क आर्मी कहते थे हम पाकिस्तान के आर्मी। हमने वो पढ़ा, सीखा और उसके ऊपर हमने कार्रवाइयां की। ये कब बदल गया? 88 में जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, और वो जाते हैं 87 के बाद सुनरोंगचू होती है, तब जाते हैं। 67 से 87 एब्सोल्युटली गोल्डन पीरियड है हमारे चाइना और हमारे अंदर। हमने उतनी ही तरक्की की सेना के ऊपर में, सब चीज। उसके बाद सब चीज बदल गया। 5 एग्रीमेंट ले आए। उसके बाद 4 साल बाद 93 में, 96 में, और डेट देखिए 2005, 12 और 13 के अंदर में जब बनाते हैं आप एग्रीमेंट डिफेंस डील की, तो वो आपको इसी फिंगर के ऊपर में 8 किलोमीटर का रोड बनाता है और कोई आवाज नहीं उठाते। जब सेना उठाती है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करना चाहते हैं आप लोग। और आज ये बैठ करके ये बोलते हैं नंबर 1 एनिमी नहीं है। ये कौन से बेशरम लोग हैं? ये कौन सा धड़ा है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर में चाइना का साथ दे रहा है? ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे मन स्थिति को, और ये कोई ऐसा नहीं कि एक लोग है दीपक जी, बहुत बड़ा धड़ा है ये। ठीक है, अब विवेक भाई मैं 1 मिनट आ रहा हूं। अनुराग भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1996 में एग्रीमेंट हुआ कि 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर गोलियां नहीं चलेंगी, शस्त्र नहीं चलेंगे। नेताजी को पता था चीन दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन क्या आप लोग लेफ्ट के प्रभाव में आ गए थे? क्योंकि इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे,
आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी चलती थी। तो विवेक श्रीवास्तव जैसे कह रहे हैं कि चीन दुश्मन नंबर 1 नहीं है, नेताजी ने उसी के दबाव में आकर संधि कर ली कि गोलियां मत चलाइए और हमारे 20 सैनिक मारे गए, जिस पर आज आप सवाल उठा रहे हैं। जवाब दीजिए अनुराग भाई। देखिए बिल्कुल गलत। कैसे दोस्त हैं आपके ये लेफ्ट वाले? अनुराग भाई कैसे कलकत्ता और लखनऊ का अलायंस होता था? मुलायम सिंह जी मैं बहुत बोल लूं, बेहतरीन डिफेंस मिनिस्टर मैं थे। दूसरे प्रवक्ता को चुप कर दीजिए, मैं जवाब दे डिफेंस दूं। की समझ ही नहीं। अरे विजय जी, आपके मैं बोल सहयोगी है दूं। सर, आपके सहयोगी अरे है, मुझे बोलने तो लॉन्ग दो टर्म भाई। सहयोगी। बिल्कुल बोलिए अनुराग भाई, आपको भी बोलने के लिए आमंत्रित सुनिए, किया है। देखिए, अरे मुझे बोलने दीजिए। देखिए बड़ी मजेदार बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए रवैया, देखिए उसकी सारी राजनीति देश के अंदर चलती है। देश को जाति धर्म में वो मुद्दे को कैसे भटकाना है, सारा ध्यान सारा ताकत इस पे लगाती है। देश के अंदर में देश को कैसे तोड़ना है इस पे ध्यान लगाती है। आज हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और बॉर्डर पे शहीद हुए चाइना के, और हम लोग को इसके अंदर में देश के अंदर रोष है। और जहां प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे और एक दूसरे से गलबैयां कर रहे थे और मंच पे खड़े होकर तारीफ कर रहे थे कि हमारे गांव में आके इनके लोग रुके थे, किताब में लिखा है, और ऐसा राष्ट्रपति हमने नहीं देखा। गले मिल रहे थे उनसे, तब उनको नहीं समझ में आ रहा था ये मेरा दुश्मन है। इस दुश्मन को हम अपने घर के अंदर बुला के झूला झुला रहे हैं, इस देश के अंदर इसको बुला रहे हैं जहां पे आके सारी हमारी लीग को ले जाएगा, उसके बाद हम पे हमला करेगा और उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि 5 बार उनसे मिले, आप लोगों ने संधि की 18 बार गोली उनसे नहीं मिले, 5 चलेगी। बार गए, क्यों? तब उनके जवाब समझ में नहीं आ रहा था कि देश नंबर ये हमारा दुश्मन नंबर 1 है। नेताजी तो शुरू से कह रहे हैं हमारा देश में चाइना 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उन्होंने ये भी बोला था चीन की पार्लियामेंट में खड़े सीमाएं पर गोली नहीं चलेगी। सुनिए, पार्लियामेंट में क्या आपने लेफ्ट के दबाव में किया? क्या आपने लेफ्ट के दबाव में किया? वो संधि क्यों की? मुलायम सिंह जी के रक्षा मंत्री रहते हुए जवाब दीजिए। एक्सपर्ट बैठे हैं, जवाब दे सकते हैं डिफेंस का मामला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यहाँ झूला झूला गया, क्यों कोशिश कर रहे हैं? 18 बार प्रधानमंत्री मिले, क्यों कोशिश, क्यों छुपाने की मैं कोशिश? तो ये पूछ रहा हूं, नेताजी ने संधि क्यों की 96 में की गोली नहीं चलेगी? अनुराग भाई सवाल का जवाब, अनुराग भाई सवाल का जवाब। 96 में ये संधि क्यों हुई? गोली नहीं चलेगी। 96 में लेफ्ट के साथ मिलकर ये संधि क्यों हुई? गोली नहीं चलेगी। जवाब दीजिए, नेताजी नहीं, जवाब दीजिए, 6 साल से देश के प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। उनकी जिम्मेदारी होती है। 96 में ये संधि क्यों हुई जब आप लेफ्ट के साथ थे कि गोली नहीं चलेगी? जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। क्यों अवॉइड कर रहे हैं इस सवाल को? डाइवर्ट करना चाहते हैं आप? क्यों अवॉइड कर रहे हैं अनुराग भदौरिया इस सवाल को? दूसरों को जवाब देने दीजिए। और प्रधानमंत्री अनुराग जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कृपया दूसरों को जवाब देने दीजिए। अरे हम सब जवाब देंगे भाई, आप जरा शांत हो जाए, आप कोलाहल कम करें, सब जवाब आ जाएगा। देखिए मूल मुद्दे का जवाब अनुराग जी दे नहीं सकते। उनका कोई मुलायम सिंह यादव जी के पार्टी का कोई व्यक्ति, मैं मुलायम सिंह यादव जी नहीं दे सकते, ये सत्य है। तब जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, संयुक्त मोर्चा सरकार थी, देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में, आगरा की संधि सीमाई थाने पाकिस्तान भी गए थे, फिर क्या हुआ था? सीपीएम बाहर से समर्थन दे रही थी। पठानकोट तो चीन के बारे में, चीन के बारे में शांत हो जाइए भाई, जो सवाल उसका जवाब दोगे यहाँ आके बात, क्यों हुआ? अरे यहाँ नहीं, शांत हो जाइए। कूटनीति फैल हो चुकी है। अरे शर्म दीपक जी हमें अनुराग भाई 30 सेकंड आपके। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भाई प्लीज मत करिए। अनुराग भाई सुन लीजिए उनकी बात। अनुराग भाई सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी नहीं होती है, किलोमीटर सेना हमारे गांव से बहस नहीं होती है, गांव से बहस नहीं होती है। आपको याद दिला रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे। लीजिए, अब इनसे कैसे बहस करेंगे भाई साहब? सेना अंदर आई थी तो अरे साहब आपको पता हिम्मत नहीं आपके नेताजी की, नेताजी को झूले बैठा कर रहे हैं। आदरणीय नेताजी ऐसे डिफेंस मिनिस्टर थे जो चाइना को एक सवाल जो सीधा सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे। दीपक चौरसिया जी ने, मैंने जो सवाल पूछा, आपकी औकात तो दे दीजिए, औकात तो दे दीजिए, बकवास मत कीजिए, बकवास मत कीजिए, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, देश के अंदर सीधी बात नो बकवास, ये मुस्लिम है, सीधी बात नो बकवास, ये अगड़ा है, हम समझ रहे हैं। सभी को लड़ा दो आपस में। आप देश के अंदर आपकी हिम्मत नहीं बोल सके, जवाब नहीं तो चीखेंगे, होती है वहाँ दुबक के जवाब है नहीं, चीखो चिल्लाओ। आप छुपने की कोशिश करते हो। ये हिंदुस्तान की फौज है, हमें उस पर गर्व है, आपको गर्व नहीं है।
क्या आप राजनीति को फौज से जोड़ना चाहते हो? राजनीति अलग होती है, फौज अलग है। ये जो आपकी राजनीति है ना, उसको फौज के पीछे मत लाइए। फौज हमारा भाई थोड़ा सा सांस ले लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, तब तक मैं एक दर्शक के पास जाता हूँ। भैया घर में कोई अनुराग भाई को एक गिलास पानी पिलाइए। मैं अपने दर्शक के पास जाता हूँ। डॉक्टर सतीश त्यागी राइटर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। प्रमोद चौहान, माफ कीजिएगा, प्रमोद चौहान बिजनेसमैन है नगीना से। नगीना बहुत शानदार जगह है। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विवेक जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है। अनुराग भदौरिया इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि 1996 में वो संधि क्यों हुई थी कि 2 किलोमीटर इधर एलएसी में और 2 किलोमीटर उधर कोई गोली नहीं चलाएगा। आपको क्या लगता है चीन के बारे में? जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ठीक है, और आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए? संक्षेप में बताइए प्रमोद जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम की जो आपने नया प्रारंभ किया है। मैं अभी बहस को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस समय देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है जब चीन हम पर हमलावर है, और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की ये जो काँव है और हमेशा विरोध के लिए विरोध करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आज हमें हर मोर्चे पर चाइना को जवाब देना है। एक व्यापारी होने के नाते हमारी अलग भूमिका है। सरकार अपनी भूमिका अलग प्रदर्शित कर रही है, जहां वो कर सकती है काम वहां कर रही है, लेकिन हमें एक व्यापारी होने के नाते हम चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। जनता इसमें हमारा सहयोग कर रही है। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं विवेक श्रीवास्तव के पास जाता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, हमारा कैंपेन है न्यूज नेशन का, मैं भी सैनिक, मैं चाइना के खिलाफ हूँ। बोलिए। मैं भी सैनिक चाइना के खिलाफ लड़ूंगा, मारूंगा, पलट के मारूंगा। नहीं, मैं आपके कैंपेन को नहीं मानता। मैं युद्ध के खिलाफ हूं। कल कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, शांति वार्ता हुई है, शांति स्थापित हो रही है। चाइनीज पीछे, अरे देश कह रहा है चाइना से बदला ले लो। आपकी आइडियोलॉजी कह रही है चाइना के साथ युद्ध के खिलाफ नहीं हूं मैं। के समय में आप सुनिए मेरी बात। अरे तो चाइना ने कोविड क्यों फैलाया? विवेक श्रीवास्तव जी, आपके आका चाइना ने कोविड क्यों फैलाया? जवाब दीजिए। आपके आका चाइना ने कोविड क्यों फैलाया? वुहान की लैब से ही निकला है ना। क्यों फैलाया कोविड चाइना ने? आपके इंटेलेक्चुअल पार्टनर ने। हिंदुस्तान के पास आज बिस्तरों की कमी है अस्पतालों में। युद्ध के लिए तैयारी तो चाइना से, एक मिनट, युद्ध नहीं होना चाहिए। सोच के रखिएगा, चाइना के खिलाफ आप कुछ बोल सकते क्या करना है? ब्रेक के लिए जा रहा हूं। एक लाइन तो चाइना के खिलाफ बोल रही है विवेक जी, कुछ तो देशभक्ति अपने अंदर जगाइए। तो देश की बहस हम कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के बड़े नेता हैं, मानने को राजी नहीं है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अपने पैनल को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं। प्रेम शुक्ला जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल के सिन्हा साहब हैं, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट। RSN सिंह साहब, रक्षा मामलों के देश के सबसे बड़े जानकारों में से एक। सुनीत चोपड़ा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और लेफ्ट के लीडर। अनुराग भाई भदौरिया, मेरे परम मित्र, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, गया प्रसाद शुक्ल, आप तो बड़े क्रांतिकारी लोग होते हैं, क्रांतिकारी कविताएं पढ़ते हैं। गया प्रसाद शुक्ल की 1-2 पंक्तियां हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और समर्पित करना चाहता हूं आपको, और उसके बाद मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्यों नहीं होता है सिंह साहब कुछ लोगों में स्वदेश के लिए प्यार? विवेक भाई आऊंगा आपके पास। सिंह साहब, स्वदेश के प्यार का मतलब क्या है? कोविड पेशेंट्स के लिए बेड नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है कि युद्ध ज्यादा जरूरी है? विवेक भाई, युद्ध हमने नहीं शुरू किया। विवेक भाई, युद्ध हमने नहीं शुरू किया। सिंह साहब प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। सिंह साहब प्लीज। अंतिम देखिए, शांति वार्ता ही होनी चाहिए और कोर कमांडर्स की मीटिंग का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंह साहब सुनिए, देखिए ये बड़ी चतुराई की बात है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हम पर अनलीश करके, पूरी दुनिया पर अनलीश करके
दो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को पैरालाइज करके इन्होंने सोचा कि हम, आप देखिए, और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बाद क्या क्या होता है, जापान को थ्रेट, ताइवान को थ्रेट, वियतनाम का वेसल गिरा दिया, साउथ चाइना सी के 2 आइलैंड्स हैं, स्प्रैटली और पार्सल आइलैंड्स को 2 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। इन वामपंथियों से पूछो कि क्या साउथ चाइना सी चाइना का हिस्सा है, इनसे पूछो, ये नालायक कभी नहीं जवाब देंगे। ये नालायक कभी नहीं जवाब देंगे। इन नालायकों से पूछो कि क्या जो जिंगजियांग प्रोविंस में उसका जो रवैया जो है वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ वो सही है, ये नालायक कभी नहीं जवाब देंगे। इन बाप जानते हैं कौन है? इनका बाप था स्टालिन और इनका बाप था माओ। जब स्टालिन और माओ में जब स्प्लिट हुआ तो ये बेटे जो आपके चैनल पे बैठे हुए ना, इनके औलाद ये भी स्प्लिट कर गए थे। ये भी, अरे ये तो क्रिमिनल लोग हैं। किसको हिंदू मुसलमान में दंगे करना चाहते हो, ये लुटेरे, इनको ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज लेके सोशलिज्म, कम्युनिज्म, हिंदू मुसलमानों को लड़वाना, दंगे फैलाना सोशलिज्म और फौजी बन के आते हैं, बीजेपी की बैटिंग करते हैं। और ये कम्युनिस्ट का बाप कम्युनिस्ट था। और न्यूट्रल बोलना सीखो, और फौजी हो तो फौजी की तरह रहो। ये वर्ड सोशलिस्ट प्रियम्बल में क्यों नहीं वो कर रहे हैं? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह इंपोर्टेड आइडियोलॉजी है और हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आएंगी। तो ये इन नालायकों से आप इनको इज्जत देते हैं, हर चैनल में बुला के इज्जत देते हैं। इनका बाप तो स्टालिन और माओ था। ये पूछो इनसे कि क्या साउथ चाइना सी चाइना का है, पूछो इनसे। तमीज में रहो। शब्दों की मर्यादा सभी रखे, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, शब्दों की मर्यादा सभी रखे। सुनील चोपड़ा जी, कॉरिडोर सही है, तो यार को समझाइए, फौजी नहीं पता नहीं कहां से ये। ना 1 मिनट मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुनील चोपड़ा जी, क्या साउथ चाइना सी चाइना का है? बताइए, जवाब दीजिए। क्या साउथ चाइना सी पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है चाइना ने? क्या चाइना का रवैया विस्तारवादी नहीं है? बोलते हो ना श्रीवास्तव, इंटेलेक्चुअल, ये बकरे वाली दाढ़ी रखने से कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता है, बेशरम कहीं। अरे आरएसएन सिंह, तुम में बुद्धि है ही नहीं, तुम इंटेलेक्चुअल बात कर ही नहीं सकते। दोनों से संयम की बात कर रहा हूं। बीजेपी की चाटुकारिता करके सरकार से नौकरी चाहते हो, सरकार से पोजीशन चाहते हो। सुनील चोपड़ा के दाढ़ी का मेंटेनेंस का, अरे मेरे भाई, तुम्हें कोई पोस्ट नहीं मिलेगी सरकार में, इसलिए नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता बंद कर दो। फौजी हो, फौजी की मर्यादा में रहो, और फौजी की मर्यादा में बोलो। जवाब दो। अरे आरएसएन सिंह, फौजी हो, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता मत करो, बीजेपी की बैटिंग मत करो, फौजी की तरह बोलो, मर्यादा में रहो, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जनरल सिन्हा को इंटरव्यू करने के लिए बोलूंगा। किसी को ऑडियो नहीं, सिर्फ जनरल सिन्हा का ऑडियो। चुप रहो, मुंह मत खोलो। ये दाढ़ी के मेंटेनेंस के पैसे तुम करते क्या? What do you do for your living? What do you do for your living? And what does the Sunil Chopra do for his living? सर प्लीज, हम व्यक्तिगत ये जून स्कूल में पढ़ के आज फैशनेबल दाढ़ी बढ़ा के फैशनेबल कम्युनिस्ट बना घूम रहा है, और ये बकरा वाला दाढ़ी बना के ये देश के खिलाफ। अरे भाई, मैं तो ट्रेड हमारे देश के खिलाफ बोलता है। क्यों बीजेपी से पोजीशन चाहते हो? बीजेपी तुम्हें कोई पोस्ट नहीं देने वाली, वीके सिंह की तरह टिकट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी सारी चाटुकारिता व्यर्थ जाएगी। Do you endorse China Pakistan economic corridor? एक मिनट प्लीज, जनरल सिन्हा प्लीज। विवेक जी, दिवेक जी, दीपक जी, SRN, जवाब दो बेशरम। देशभक्त है, मैं समझ सकता हूं। का खाता है बेशरम, उसी को गाली देता है। माओ तुम्हारा बाप था, स्टालिन तुम्हारा बाप है। अरे तुमने कहा कि फौज में पाकिस्तान की फौज में आए हो क्या? ये भाषा तो पाकिस्तानी फौजी बोलते हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है लगता है। शांति की बात करता है। आरएसएन सिंह, तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है। यू आर नॉट ट्रेन्ड पाकिस्तानी आर्मी। माओ का नालायक औलाद है। दीपक जी, अरे बोलो दीपक जी, सिंह साहब, ये बुरी भाषा भारतीय फौजी को बोलता नहीं है। इनसे मेरे सवाल का जवाब लाइए, इनसे सवाल का जवाब लाइए कि क्या साउथ चाइना सी चाइना का है? इस जवाब दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दे दीजिए, क्या साउथ चाइना सी चाइना का है? पूछिए कि क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है? आप इसे पूछिए।
क्या आप इससे पूछिए कि क्या 62 में चीन ने हमला किया था? क्या टिबेट पे जी कोई इन्वेड करना सही था? पूछिए अब आप सुनिए आरएसएन सिंह जी, आपके सवाल बड़े मूर्खतापूर्ण हैं, परंतु मैं उत्तर दूंगा। आपके सवाल बड़े मूर्खतापूर्ण हैं, परंतु मैं उत्तर दूंगा। तुम नाम मतलब अपनी गंदी बात चलता हूँ, थोड़ा सा प्लीज जनरल सिन्हा दीपक जी, बच्चों को भी ये प्रोग्राम देख रहे बच्चे पता नहीं लेकर के आए हैं। हमने तो सुना था इंडियन आर्मी के कर्नल साहब, मुझे पता है बहुत इमोशनल, प्लीज जनरल बात चीन की वकालत कर रहा है। एसआरएन आदमी, अरे बेशरम मत बोलना, मत मुंह मत खोलना। देखिए इंडियन शांत हो जाए, और से आए हो विवेक श्रीवास्तव शांत हो जाए। चुप। अरे मैंने तो विवेक श्रीवास्तव शांत हो जाए आप। मेरा बाप बहुत बड़ा देशभक्त चाइना था। के साथ तुम्हारी तरह मेरा दाढ़ी बनाने का पैसा चाइना से नहीं आता है। बट प्लीज काला कर रहा है, देश के साथ पूरी दगाबाजी कर रहे हैं, चाइना के साथ दिखाई देते हैं। दीपक कोई जी दगाबाजी नहीं कर रहा, इनसे बोलिए पहले सभ्यता सीखे। एक फौजी अफसर को मर्यादा में रहना चाहिए। एक मिनट प्लीज कर्नल साहब प्लीज तुम्हारे चाइनीज सोल्जर का जैसे हमारे जवानों ने गर्दन लटका दिया ना, वैसे तुम्हारी भी गर्दन लटका दूं मैं। देशद्रोही कहीं का, देशद्रोही हर चैनल पे जाता है। चाइना से पैसा नहीं पता तुम्हारी कौन सी आर्मी में ट्रेनिंग हुई है आरएसएन? अपने माँ को गाली देता है। आरएसएन तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ हुई है मैं नहीं जानता। भारतीय फौज से तो लग नहीं रहे हो, क्योंकि भारतीय फौज का अफसर तो बहुत मर्यादा में रहने वाला होता है। एक मिनट मैं जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। कर्नल साहब प्लीज, कर्नल साहब मुझे पता है बहुत इमोशनल व्यक्ति है विवेक भाई, प्लीज जनरल सिन्हा। हाँ देखिए, कल एसआरएन मैं आपके साथ पूरी तरह खड़ा हूं। आज सच्चे सपूत हैं देश के, आपने रक्त बहाया है, बलिदानी दी है और खून पसीने से सींचा है इस देश को। आज जरूरत है, देखिए दीपक जी, हम सब एक साथ खड़े हों और ये लोग जो गद्दारी की बात करते हैं उनको एक्सपोज जब आपका चैनल करता है तब मुझे खुशी होती है। एसआरएन जब खड़े होकर के एक्सपोज करते हैं इन लोगों को, ये शक्तियां तोड़ेंगी इस देश को जो दुश्मन के साथ खड़ी हैं। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा आपने नौकरी करी, थोड़ा तो आपको न्यूट्रल बोलना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रल बोलिए। पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लेकर के भारतीय सेना का नाम आप प्लीज मत बर्बाद करिए। इस देश में आर्मी रूल नहीं चल रहा है, प्रजातंत्र है, खड़े हुए दिखाई देते हैं। सरकारें आती हैं। विवेक भाई प्लीज, जनरल को बात कर लेने दीजिए कंप्लीट, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक भाई प्लीज, सिर्फ जनरल सिन्हा को बंद करें, इनकी आवाज को घुटना पड़ेगा। ये जो लोग प्रजातंत्र के नाम पे लेकर के वामपंथी इलाकों को लाल सलाम तरीके जिस तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं और जिस तरह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन के, उनकी सफाई बन के, वही चाइना का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये जरूरत है कि इनकी आवाज को दबाया जाए। इनको मिलता है, मुझे खुशी है कि दीपक जी आप इन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो अब ये नहीं कह सकते कि चाइना नंबर 1 एनिमी है, जब ये नहीं कह सकते कि हम चाइना के अगेंस्ट खड़े हैं, हमारे इनको प्रॉब्लम है हमारे देश के लोगों के बलिदानी की, वो तो हंसते हंसते चल गए। और ये लोग टीवी चैनल में बैठ करके और वही काम करते हैं जो एक दुश्मन करता है और कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल वॉर में चाइना का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। जितनी ट्वीटें हो रही हैं, जितने ये बातें चल रही हैं, जितनी डिबेटें हो रही हैं, वो उसका हिस्सा है। ठीक है, अभिषेक दुबे, जनरल सिन्हा मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, अनुराग भाई और सुनीत जी के पास भी जाना है, लेकिन हम सीधे चलते हैं। अभिषेक दुबे, हमारे दर्शक लगातार इस बहस को सुन रहे हैं। अभिषेक, आपका रिएक्शन इस डिबेट को सुनने के बाद, क्यों ऐसा होता है कि कुछ आवाजें इस देश में चाइना के साथ खड़ी हो जाती है? देखिए,
देखिए, मैं विपक्ष को याद कराना चाहूंगा, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब यही विपक्ष आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा था। तो इस समय विपक्ष को भी इस लड़ाई में, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, देश के ऊपर आंच ना आए, इसलिए सारे विपक्ष को एक होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करना चाहिए। इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है, उनको तो ट्वीट ये करना चाहिए कि हम इस लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन सीधे चलता हूं अनुराग, सुनील चोपड़ा जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों कर रहा है? पूरा देश एक स्वर में बात क्यों नहीं कर रहा है? और यही सवाल अनुराग से फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। सुनील जी, पहली चीज ये है कि अगर आप से लोगों यहां काम हुआ नहीं है, चले गए हैं और आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं फिक्स कराता हूं। अनुराग भाई, इसका जवाब दे पैसा मांग रहे हो, उसने ही तुम्हारे सिर पे जूते मारे। जिस नेपाल ने हमें 200 साल क्या हजारों साल का समर्थन दिया है, उसे आपने दुश्मन बना लिया। तो मेरा ये कहना है, कम से कम अक्लमंदी से अपने पड़ोसियों से तो दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि पड़ोसी हम चुनते नहीं हैं, हमारे साथ तुम्हारे जैसे नालायक लोग जेल में ही पड़ते हैं। आप ईमानदारी से इकट्ठा हो जाइए तो हिंदुस्तान एक हो सकता है, लेकिन आप बेईमानी करेंगे तो आप रोज और नंगे होते जाएंगे। ठीक है अनुराग, मैं सुनील जी मैं आपके व्यू का समर्थन नहीं करता। नेपाल ने जो कुछ किया है चाइना के कहने पे किया है, आप भी कह दीजिए। चले, विवेक श्रीवास्तव नहीं कह रहे, आप कह दीजिए चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है। तो मैं कुछ सुन पाऊंगा। अरे इनको बहुत खुशी है, ये सबसे पहले ये लोग भांगड़ा करेंगे भाई। ये पाकिस्तान से खुद भाग के आया है। ये पूछो चोपड़ा से, ये पाकिस्तान में था जब इसके पीछे पड़ गए ना वो पठान, तो अपनी जान बचा के यहाँ भागा और यहाँ पैसे कमाए, कम्युनिस्ट बन के हिंदुस्तान से पैसे कमाए और फिर ये झूठ स्कूल में पढ़ा है और अब फिर से देश को बर्बाद कर रहा है। ये आदमी ये पाकिस्तान से जब पठान इसके पीछे बहुत व्यक्तिगत जा रहे हैं, कुछ तस्वीरों की तरफ अपनी मातृभूमि में, इसकी मातृभूमि है और देखो जहाँ पर इसको खाने पाए, ये देखो इसकी शक्ल अच्छा खासा मोटा ताजा आदमी है। जो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आए, इसका मतलब आप सारे पंजाबियों के खिलाफ हैं जो पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में आए। इसका मतलब अरे वो उनकी मातृभूमि है, मैंने कहा उनकी मातृभूमि है ये, लेकिन इस आदमी ने अपने मातृभूमि को माता नहीं समझा। इस आदमी ने मातृभूमि को माता नहीं समझा। सिंह साहब, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सुनील चोपड़ा जी, ये तस्वीर देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ भारत में राष्ट्रीय सम्मान के साथ हमारे सैनिक का अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ चीन में बॉडी बैग से थोड़े थोड़े टुकड़े पकड़ा दिए गए हैं। लोग कैसे बिलख रहे हैं चीन के अंदर, सैनिकों का तिरस्कार चीन के अंदर, शहीदों का सम्मान भारत के अंदर। सैनिकों का तिरस्कार चीन के अंदर और शहीदों का सम्मान भारत के अंदर। ये कुव्वत है आपके चाइना की, विवेक श्रीवास्तव, जिसके लिए आप 1.5 घंटे से बैटिंग कर रहे हैं। अब कह दीजिए कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है। अब कह दीजिए, लेकिन चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो ये हमारे और उनके दोनों के लिए अच्छी बात है। झूठ मत बोलिए पब्लिक में। देखिए, चाइना में सैनिक का तिरस्कार, भारत में सम्मान। कंक्लूडिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इनका संकट ये है कि ये जो है भारत बुद्ध के भारत के साथ नहीं रहना चाहेंगे। ये माओ के चीन के चरण चाटने में अपने को धन्य पाएंगे। कर्नल RSN सिंह का अपमान करेंगे, कर्नल सिन्हा का अपमान करेंगे, यहाँ पर लेकिन वीगर मुसलमानों का उत्पीड़न करने वाले चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये कृपया बताइए ना, 6 करोड़ निर्दोषों के हत्यारों के समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? बताइए। आप पहली बात सुन लीजिए, ठीक है। आखिरी सवाल विवेक श्रीवास्तव, सुनील चोपड़ा, क्या चीन को 1.5 घंटे बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ? 1.5 घंटे बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ? क्या आप कहेंगे चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है? 1.5 घंटे में आपका हृदय परिवर्तन अपने खुद के देश के लिए नहीं हुआ? बताइए।
मैं साफ कोई भी भारत का पड़ोसी भारत का दुश्मन नहीं होना चाहिए। दुश्मन हो कोई भी भारत का पड़ोसी भारत का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अमेरिका हमारा दुश्मन है जो बर्बादी चारों तरफ दुनिया में पैदा कर चीन ने 20 सैनिक मार दिए। मैं कंक्लूड करूंगा प्लीज 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 प्लीज। 1.5 घंटे बाद भी दिल नहीं बदला। मैं कैसे मान लूं कि मेरा दिल भी हिंदुस्तानी, इनका दिल भी हिंदुस्तानी। जिस पैनल के साथ मैं डिबेट कर रहा था, अंत में चलते चलते गया प्रसाद शुक्ल की वो कविता एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो अब तक ये मानने को तैयार नहीं कि चाइना भारत का दुश्मन नंबर 1 है, उनके लिए गया प्रसाद शुक्ल की कविता जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जय हिंद। और हम फिर आएंगे इसी बहस के साथ कल 8:30 बजे एक बार फिर से। लेकिन न्यूज नेशन के साथ आप बने रहिए, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो न केवल देशभक्ति की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, बल्कि गलत होते हुए सरकार पर भी सवाल उठाने की कुव्वत रखता है। लेकिन सवाल यह है, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 1 है। किसने हमारे 20 सैनिकों को निर्दयतापूर्वक मार दिया? किसने सुरेश बाबू को मारा? क्या ये सवाल का जवाब ये हमारे पैनलिस्ट दे पाएंगे? फिलहाल एक ब्रेक।